हेलो व्यूअर्स, आप सभी का एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। और मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से और एक स्पेशल एपिसोड जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिमांडिंग विल रिलेटेड क्यूरीज। फॉर दिस वी हैव विद अस मिस्टर हरीश शेट्टी of Accurate Learning, who has done BCom, Chartered Accountant and LLB, Life Insurance Advisor, 14 times MDRT. He has teaching experience of accounts and costing to BCom, MBA, CA students for last 25 years. Trainer, visiting faculty, coach for protection and tax planning. Specialized advice to SMEs, industries and firm for exclusively keyman insurance and employer-employee and its tax implication. Also best suitable policies for NRI and guideline NRI investment. Today he will throw some light on will. Okay, so once again a warm welcome to all of you, and here is Mr. Harish Shetty. सर, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और आज के डेट में ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि वसीयतनामा यानी कि विल ये होता क्या है। थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम हम लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और जो भी हमारे एसेट्स, हमारे प्रॉपर्टी जो हम जमा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे डेथ के बाद हमारा जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी एसेट्स होगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स को या हमें इसको देना चाहते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से बंटवारा होना चाहिए। तो विल इज़ नथिंग बट ए इंटेंशन इन राइटिंग कि मेरे डेथ के बाद मेरा कौन सा प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए। वो मेरी वाइफ भी हो सकती है, मेरे बच्चे हो सकते हैं, या मेरा वो जो व्यक्ति हो सकता है मेरा रिलेटिव नहीं है, फिर भी मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ। सो बेसिकली इट्स अंडरस्टैंडिंग इन राइटिंग, या फिर मैं क्लियर कट बताऊँगा कि मेरे कौन सी प्रॉपर्टी किसको देना चाहिए। और एक बात हुआ जी, यहाँ पे विल कैन बी ओरल और इट कैन बी राइटिंग ऑल्सो। विल हम ओरल में भी कर सकते हैं, राइटिंग में भी कर सकते हैं, बट ओरल इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज आगे डेथ के बाद ओरल विल को इम्प्लीमेंट करना बहुत तकलीफ हो जाएगा, कोई चैलेंज करेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द ओरल विल। दैट इज ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर ए रिटर्न विल, ताकि हमारे डेथ के बाद हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हो ये प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा ना करे। क्लियर कट किसको कौन सा प्रॉपर्टी देना है मैं इंटेंशन पहले क्लियरली लिखूंगा, ताकि मेरे डेथ के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर्टी आसानी से मिल सके। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्रिपेयरिंग द विल। यस सर, अभी ये तो क्लियर हो गया, बट अभी आप हमें बताइए कि हु कैन प्रिपेयर विल। देखिए, विल बनाने का बेसिक कंडीशन है द पर्सन हुज प्रिपेयरिंग द विल वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब ही शुड कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी व्यक्ति का एज 18 ईयर्स है उसके ऊपर होगा, ही कैन मेक ए विल। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ही शुड बी साउंड माइंड। उसका मतलब उसका दिमागी हालत अच्छी होनी चाहिए, उसको समझ होना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है विल में। He should have sound mind, he should be major above 18 years of age, और किसी के दबाव में आके विल बनाना नहीं है उसको, आउट ऑफ हिज फ्री विल, उसकी खुद की इच्छा से विल बनाएगा। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस है। 18 साल या 18 साल के ऊपर का उम्र, नंबर 1 he should be major, second he should be a sound mind, एंड थर्ड इज किसी की अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शन से होना नहीं चाहिए, खुद के फ्री विल से वो बना सकता है। और यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस आल्सो, लाइक इन मुस्लिम कम्युनिटी देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस की कितने विल में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन्स आल्सो। या बहुत ही अच्छे सर, बट अभी यहाँ पे आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है विल बनाने के लिए। देखिए उमा जी, विल जो है इट कैन बी रिटन, हम हाथ से भी लिख सकते हैं, वी कैन टाइप इट आउट, हम हाथ से लिख सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं, एंड हम कोई भी लैंग्वेज में विल बना सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इंग्लिश में विल बनाइए, या और कोई आपका हिंदी, मराठी, गुजराती जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में विल बना सकते हो। दैट मीन्स आप टाइप कीजिए, हैंड रिटन कीजिए, एनी लैंग्वेज एज पर योर कन्वीनियंस आप विल में लिख सकते हो। यहाँ पे आपको फ्यू चीज़ों के ऊपर ध्यान रखनी होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। आपको जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें आपको विल के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा, बिकॉज मेरे डेथ के बाद मैं तो नहीं रहूँगा, बट मेरी प्रॉपर्टी कैसे बंटवारा होना चाहिए, तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जिसको भी विल बनाना है, जो नॉलेजेबल पर्सन होगा, जो भी आपको लगता है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्रॉपर विल, उससे विल बनाइए, ताकि फ्यूचर में आपके डेथ के बाद बिकॉज ऑफ विल, बिकॉज ऑफ छोटी मोटी गलती की वजह से विल में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। देखिए यहाँ पे फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 2 विटनेस की जरूरत है। व्हेन यू मेक ए विल आपको कम से कम 2 विटनेस चाहिए, वो आर गोइंग टू राइट एज ए विटनेस फॉर द विल, प्लस आपको एग्जीक्यूटर चाहिए।
ये एग्जीक्यूटर कौन होगा? आपके डेथ के बाद आपने जो भी इच्छा लिखी है कि विल का आपका प्रॉपर्टी किसको जाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक आदमी चाहिए, एंड दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूटर। तो आपको 3 आदमी लगेंगे, वन इज द एग्जीक्यूटर एंड 2 आर द विटनेसेस। विटनेस का जॉब सिर्फ यही है कि मेरे सामने विल बनाया हुआ है, मेरे सामने पार्टी ने बिल सही किया हुआ है, दैट इज द ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विटनेस। बट एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होगी कि आपके डेथ के बाद जो भी आपने बिल में लिखा हुआ है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब जॉब एग्जीक्यूटर्स का होगा। यहाँ आपका आपको और एक चीज ध्यान रखना होगा, जो भी आप एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करोगे या जो भी आपका विटनेस होंगे वो आपके एज से कम 10-15 साल छोटे एज को रखना है आपको, बिकॉज आपका एज का आप एग्जीक्यूटर रखोगे, भगवान ना करे कल आपके डेथ से पहले अगर एग्जीक्यूटर की डेथ होती है फिर दिक्कत आ जाएगी। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एग्जीक्यूटर्स बोलो या विटनेस बोलो, उनका एज हमेशा आपका एज से कम 10-15 साल छोटा होना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। वन मोर थिंग, जो भी आपका प्रॉपर्टी में बेनिफिशियरीज है जिसके नाम में प्रॉपर्टी देना चाहते हो, आपके बच्चे होंगे, आपके कोई सर्वेंट होगा, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, किसी को भी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, ऑल दिस आर बेनिफिशियरीज। ना जो विल बनाता है वी नो टेल हिम एज टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब द पर्सन हु मेक्स ए विल, द पर्सन हु प्रिपेयर्स द विल, ही इज अ टेस्टेटर। और जिसको जिसको मुझे प्रॉपर्टी देना है, देयर आर ऑल द बेनिफिशियरीज। यहाँ पे आपको 2-3 चीज ध्यान रखना होगा। जो भी बेनिफिशियरी होगा प्रॉपर्टी में, आपके पास 5 प्रॉपर्टीज है, उसमें आप एक प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, तो एंड दैट पार्टी यू कैन नॉट मेक एज ए विटनेस। दैट मीन्स बेनिफिशियरी एंड विटनेस कैन नॉट बी द सेम पर्सन, दे आर टू बी डिफरेंट पर्सन्स। जो भी आपका प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी है, जिसको प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ आपको हिस्सा मिलने वाला है, दैट पर्सन कैन नॉट बी मेड एज ए विटनेस। आपको विटनेस सेपरेट रखना है, बेनिफिशियरी को सेपरेट रखना है। बट इन दिस केस वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप एग्जीक्यूटर को बेनिफिशियरी रख सकते हो। लाइक आपका बेटा है, उसको आपका प्रॉपर्टी कुछ हक मिलेगा, ही इज द बेनिफिशियरी, बट आप चाहते हो कि आपके डेथ के बाद ये विल वो एग्जीक्यूट करे, सो ही कैन बी एग्जीक्यूटर एज वेल एज बेनिफिशियरी। बट आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा उसको आप विटनेस मत बनाइए, विटनेस को अलग रखिए, बेनिफिशियरी को अलग रखिए। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप विल बनाते हो उससे 2-4 दिन पहले आपका जो भी फैमिली डॉक्टर होगा उनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि दिस पर्सन इज मेंटली फिट टू एग्जीक्यूट द विल, ताकि फ्यूचर में कोई चैलेंज करने की नौबत नहीं आए। एज फार एज पॉसिबल एक डॉक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच करना है कि दिस पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एंड ही कैन एग्जीक्यूट द विल करके। एक डॉक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, आपको एक एग्जीक्यूटर चाहिए, 2 विटनेस चाहिए, एंड प्रेफरेबली आपसे एंगर एज का रखिए। आप ऐसे टोल्ड यू एनी लैंग्वेज में कर सकते हो, रिटन होगा तो भी चलेगा, टाइप्ड होगा तो भी चलेगा। एंड सी टू इट द टेस्टेटर मींस द पर्सन इज प्रिपेयरिंग द विल साइंस ऑल द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। काफी बार हम क्या करते हैं, ओनली लास्ट पेज सही करते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर एक पन्ना विल का, जो भी 8-10 पन्ने का विल होगा, हर पन्ने के ऊपर टेस्टेटर को सही करना है। विटनेस कैन साइन ऑन द लास्ट पेज। एंड वन मोर थिंग, जितने भी आपके एसेट्स होंगे, भले वो मूवेबल एसेट्स है, इमूवेबल एसेट्स है, आपके ब्रांड्स है, आपके राइट्स है, जो भी होगा, ऑल प्रॉपर्टीज यू कैन राइट इन दैट। जितना हो सके स्पेसिफिकेशन दीजिए। आपके बारे में तो लिखना ही है, आपका पूरा डिटेल लिखना है, डैड का नाम, एड्रेस वगैरह से तो लिखना ही है। आपकी जो जो प्रॉपर्टी है द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, कि बॉम्बे में कौन सी प्रॉपर्टी है, मुंबई में कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, दिल्ली में कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से बैंक में एफडी है, अगर पॉसिबल एफडी रिसिप्ट का नंबर, आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर, गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन दैट विल, ताकि इट बिकम वेरी क्लियर कट और कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स लिखिए, क्लियर लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए कि मेरी प्रॉपर्टी किसको देना चाहिए। ये सब लिख के आप विल को कंप्लीट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ 2 विटनेस एंड 1 एग्जीक्यूटर। ओके सर, बट अभी आप जस्ट बताइए कि इज रजिस्ट्रेशन ऑफ विल कंपल्सरी? देखिए, आपने जो सवाल पूछा भी रजिस्ट्रेशन करना है क्या विल, एज पर लॉ इट इज नॉट कंपल्सरी। लॉ ये नहीं कहता कि आपको विल रजिस्टर करना है, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप रजिस्टर कर लीजिए विल, ताकि देखिए आपके डेथ के बाद कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए कि आपने दबाव में किया था या और कोई बहाने करके। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जाइए आपका विल रजिस्टर कीजिए, तो आपका ऑथेंटिसिटी हो जाएगा, तो आप नहीं रहते हुए भी आगे फ्यूचर में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा, दो लीगली रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेफिनेटली आई सजेस्ट कि गो फॉर द रजिस्ट्रेशन, और इफ पॉसिबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। आपके पास मोबाइल है, सब अपरेटस अवेलेबल है, गो फॉर द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द विल, ताकि डबल आपका एक स्ट्रांग हो जाएगा कि आपकी इच्छा से आपने विल बनाया हुआ है। सो रजिस्ट्रेशन कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, दो इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ओके सर,
बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोग विल में कोई चेंजेस कर सकते हैं या हम लोग विल दोबारा भी बना सकते हैं? जी हाँ उमा जी, अब आपका जो सवाल है कि विल में हम चेंजेस कर सकते हैं क्या या नया विल बना सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ चेंजेस। जब आप चाहो तो आप विल में चेंजेस कर सकते हो, जब आप चाहो तो नया विल बना सकते हो। दिस नो रेस्ट्रिक्शन कि आप एक ही विल बना सकते हो या 2 विल बना सकते हो। आपके थ्रू आउट ये लाइफ स्पैन आप जितना विल बनाना चाहते हो उतना विल बना सकते हो, एंड अल्टीमेटली बिफोर योर डेथ जो लास्ट विल होगा दैट विल बी एप्लीकेबल। तो जब भी हम विल बनाते हैं उसमें लिखते हैं इससे पहले मैंने जो भी विल बनाया होगा दैट स्टैंड्स कैंसल्ड एंड दिस इज द फाइनल विल। उसके बाद और कोई नया विल बनेगा उसमें वही लिखेंगे कि पिछला सारा विल हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द फाइनल विल। एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी मेरा लास्ट विल होगा दैट विल बी द एप्लीकेबल विल। और अगर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ माइनर चेंजेस करने हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू विल दिस ए प्रोविजन जहाँ पे हम एक सप्लीमेंट्री पेपर अटैच करते हैं कि कुछ माइनर चेंजेस करते हैं, ये प्रॉपर्टीज के बजाय उसको देना है, समथिंग लाइक दैट। दैट्स नॉट द कोडिसिल। कोडिसिल इज नथिंग बट द वी आर नॉट गोइंग फॉर ए फ्रेश न्यू विल। मुझे सिर्फ माइनर चेंजेस करना है, 1 या 2 पॉइंट मुझे चेंज करने हैं, तो सेम विल होगा बट वो विल में हम सप्लीमेंट्री पेपर अटैच करते हैं विच इज नोन एज कोडिसिल। बट काफी चेंजेस करना होगा, इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर न्यू विल, बट डेफिनेटली आई कैन चेंज द विल, I can go for a new will, and a last will at the time of death that will be the applicable will for all practical purposes. ओके, फिर अभी मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज प्रोबेट? देखिए उमा जी, एक बहुत अहम सवाल है कि आपने पूछा ये प्रोबेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोबेट विल कम इनटू प्ले ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द विल। टेस्टेटर तो अपना विल बना देगा, उसके डेथ के बाद वो विल को इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूटर को। एंड दिस प्रोबेट इज नॉट कंपल्सरी एट फ्यू प्लेसेस, बट काफ़ी जगह में लाइक इन मुंबई प्रोबेट इज कंपल्सरी। उसका मतलब एग्जीक्यूटर हैज गो टू द हाई कोर्ट एंड गेट दैट प्रोबेट डन। प्रोबेट इज नथिंग बट द सर्टिफिकेट इशूड बाय द हाई कोर्ट कि विल में जो जो लिखा हुआ है दैट इज प्रॉपर, वो हिसाब से आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए। एंड नॉर्मली प्रोबेट के लिए हाई कोर्ट चार्जेस इन मुंबई अराउंड 75,000 रुपीज एज द मैक्सिमम स्लैब, प्लस लॉयर का जो भी खर्चा होगा। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, लॉयर का फीस होगा अराउंड 75,000, प्रोबेट का खर्चा होगा। एक बार सर्टिफिकेट इशू करेगी मुंबई हाई कोर्ट, देन एज पर दैट बाकी के सारी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। इन मुंबई इट इज कंपल्सरी फॉर प्रोबेट, बट इन सम प्लेसेस प्रोबेट इज नॉट कंपल्सरी। दैट इज हाउ द प्रोबेट वर्क्स। बहुत ही अहम जानकारी आपसे मिली है सर, बट अभी ये जानना चाहती हूँ कि क्या किसी की मृत्यु हो जाती है बिना विल बनाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अभी आपका जो सवाल है, इफ द पर्सन एक्सपायर्स विदाउट मेकिंग ए विल, ये काफ़ी जगह में होता है, बिकॉज इवन नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट मेक द विल। काफ़ी केसेस दिखाई देती है जहाँ पे पर्सन हैज एक्सपायर्ड बट उसने विल नहीं बनाया। एंड आई यू बी शॉक्ड हियर कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इवन दोज पीपल, सम ऑफ दोज पीपल दे आर नॉट मेड द विल, और उनके डेथ के बाद फैमिली में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक ए प्रॉपर विल। अगर बगैर विल के किसी आदमी की डेथ होती है, दैट इज नॉट द इंटेस्टेड सक्सेशन। विदाउट मेकिंग द विल इफ द पर्सन एक्सपायर्स, दैट इज नॉट द इंटेस्टेड सक्सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसकी एफडीज होगी या उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज होगी, उसमें उसने किसी को नॉमिनी किया होगा, तो डेफिनेटली जो भी नॉमिनी होगा उसको LIC पेमेंट करेगी या बैंक पेमेंट करेगी, बिकॉज ही और शी इज द नॉमिनी। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर एक जगह में नॉमिनी है, एक जगह में विल में कोई बेनिफिशियरी है, तो डेफिनेटली द राइट गोज टू द बेनिफिशियरी ऑफ द विल एंड नॉट टू द नॉमिनी। अगर नॉमिनी भी किसी का नाम है और विल में किसी का नाम है एज ए बेनिफिशियरी, डेफिनेटली बेनिफिशियरी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट आपका सवाल है कि अगर विल नहीं बनाया होगा तो बैंक एफडी होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, जो भी नॉमिनी होंगे उनको उसका पेमेंट मिलेगा। बट काफ़ी बार दिक्कत यहाँ पे आती है, किसी की प्लॉट ऑफ लैंड होगा, किसी का बंगलो होगा, इट्स नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट वहाँ पे नॉमिनेशन का फैसिलिटी नहीं है, और समझो उसने विल भी नहीं बनाया होगा और उनकी डेथ होती है, देन बिकॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, देन दोज लीगल हेयर्स उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गेट अ लीगल हेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम कलेक्टर्स ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ेगा या तहसीलदार ऑफिस जाना पड़ेगा, लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना होगा, या अगर आपको कोर्ट जाके वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी उसमें पैसा खर्चा भी होता है। टू अवॉइड ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटीज इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बार बार बोलता हूँ कि आप विल बनाइए। ये मत सोचिए कि विल बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा सिर्फ एक फ्लैट है, एक घर है या एक गाड़ी है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली मैं हम्बल रिक्वेस्ट इज आप उसको विल बनाइए। सो दिस व्हाट आई सजेस्ट। विदाउट विल डेथ होती है तो काफ़ी दिक्कतें आती है।
सर आपने तो ये सभी बता दिया है कि ये कैसे हो सकता है, बट अगर किसी की प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्रीज में है तो क्या हम हमारे यहाँ पे वो विल में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो जो सवाल है कि फॉरेन में किसी का प्रॉपर्टी होगा वो विल में इंक्लूड कर सकता है क्या, द आंसर इज डेफिनेटली यस। जब मैं यहाँ पे विल बनाऊंगा, मेरे आउट ऑफ इंडिया जो भी प्रॉपर्टी होगा, मैं डेफिनेटली मेरे विल में मैं वो सब प्रॉपर्टी इंक्लूड कर सकता हूँ। बट व्हाट आई सजेस्ट इज फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेक 2 सेपरेट विल्स। आपके इंडिया की जो भी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे लिखिए, मेक 1 मोर विल जो आपके फॉरेन प्रॉपर्टी के होंगे वो वहाँ पे लिखिए। दैट इज ऑलवेज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्यूचर में क्या होगा, विल को एग्जीक्यूट करना है तो इंडिया का विल के हिसाब से आप इंडिया का प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहाँ के हिसाब से वहाँ के प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगेन बाय रूल, बाय लॉ, you can write all your foreign properties in Indian will, but from practical point of view my suggestion is कि वहाँ के प्रॉपर्टी का अलग विल बनाइए, यहाँ के प्रॉपर्टी का अलग विल बनाइए। That is ideally the most appropriate way. सर बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझा दिया, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। बट एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम लोग जो फ्यूचर में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं आफ्टर विल बनाने के बाद, तो उसके बारे में हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी आपका जो ये आखिरी सवाल है कि जो प्रॉपर्टी मैं विल बनाने के बाद परचेस करूंगा उसकी क्या पोजीशन होगी, तो एक ऑप्शन तो होगा कि आप फिर से विल दोबारा बना सकते हो, लाइक कोडिसिल कर सकते हो, सप्लीमेंट्री वहाँ पे डीड अटैच कर सकते हो कि मैंने ये प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो कोडिसिल सप्लीमेंट्री विल के हिसाब से कर सकते हो। आप विल चेंज भी कर सकते हो। बट इज वन मोर, अगर आपको दोनों नहीं करना है, इज वन मोर ऑप्शन, एग्जिस्टिंग विल में आपको लिखना है कि आज के बाद जो भी मैं नया प्रॉपर्टी परचेस करूंगा ये मेरी वाइफ को जाना चाहिए, मेरा बेटे को जाना चाहिए, मेरी बेटी को जाना चाहिए, विदाउट स्पेसिफिक विच प्रॉपर्टी। आज के बाद का मेरा जो भी प्रॉपर्टी होगा ये व्यक्ति को जाना चाहिए। आगे का जो प्रॉपर्टी है आफ्टर द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विल, वो भी एक रास्ता है। सो बेसिकली इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, बट मैं अगेन रिक्वेस्ट इज जो भी जानकार आदमी होगा विसे विल बनाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए। उमा, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ विल। जो भी समझाना था फ्रॉम माई साइड I tried to explain it. Okay, so that's it for now. If you need more assistance in will preparation or will related any queries, please contact us. Thank you.